नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आचार शिक्षा केंद्र में शिक्षा से सफलता तक। आज आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो समय व्यर्थ ना गवाते हुए आइए शुरू करते हैं आज की प्रश्नोत्तरी। 30 प्रश्नों की श्रृंखला लेकर आई हूँ मैं आपके लिए। पहला प्रश्न इस प्रकार है, इनमें से कौन सी रचना रामधारी सिंह दिनकर की नहीं है? तो आइए जानने के लिए पहले देख लेते हैं कि कौन कौन सी रचनाएं रामधारी सिंह दिनकर की हैं। उर्वशी है, कुरुक्षेत्र है, रश्मिरथी है, अब बचती है यामा। तो दोस्तों यही वो रचना है जो रामधारी सिंह दिनकर जी की नहीं है। यामा रचना है महादेवी वर्मा की। दूसरा प्रश्न, कबीर की रचनाओं का प्रमुख संग्रह किस नाम से प्रसिद्ध है? साखी, बीजक, विनय पत्रिका या कवितावली? सबसे पहले तो मैं आपको क्लियर कर दूं, विनय पत्रिका और कवितावली कबीर जी की रचनाएं ही नहीं हैं। ये दोनों रचनाएं गोस्वामी तुलसीदास जी की हैं। साखी और बीजक कबीर जी की रचना है। इनमें से बतानी है आपको कि कौन सा संग्रह है जो सबसे प्रमुख है, सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है। और इस संग्रह का नाम है दोस्तों बीजक। निम्न में से किस शब्द में उपसर्ग है? ए विद्यालय, बी उपकार, सी कमल, डी नदी। आपको बताना है इनमें से किस में उपसर्ग है। बाकी के 3 शब्दों में कोई उपसर्ग नहीं है, केवल एक ही शब्द है जिसमें उपसर्ग आया है। शब्दों को तोड़कर देख लीजिए, यदि तोड़ने के बाद भी शब्द बनता है तो उपसर्ग है, और तोड़ने के बाद शब्द नहीं बनता तो उपसर्ग नहीं है। हाँ, यदि आप विद्यालय को तोड़ने वाले हैं तो मैं आपको बता दूं, विद्या उपसर्ग नहीं है, संपूर्ण शब्द है, क्योंकि उपसर्ग होते हैं शब्दांश और विद्या शब्द है। तो आपका सही उत्तर है दोस्तों उपकार। उपकार में उपसर्ग लगा है। भारत भारती की रचयिता कौन है? मैथिली शरण गुप्त, हरिओद। हरिओद का पूरा नाम अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद है, माखनलाल चतुर्वेदी या रामधारी सिंह दिनकर। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि भारत भारती के रचयिता वही हैं जिन्होंने साकेत की रचना की है। भारत भारती के रचयिता वही हैं जिन्होंने साकेत की रचना की है। भारत भारती के रचयिता वही हैं जिन्हें भारत का राष्ट्र कवि कहा जाता है। अब बताइए जल्दी से कमेंट में आंसर लिखिए कि इनमें से कौन से हैं जिन्होंने साकेत की रचना की है तथा जिन्हें राष्ट्र कवि की उपाधि मिली हुई है और जो भारत भारती के रचयिता हैं। तो दोस्तों सही उत्तर है मैथिली शरण गुप्त। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 5, अत्याचार में कौन सा उपसर्ग है? अधि, अति, अनु या अप? देखिए, अधि से बनता तो अधि पहले आता, अनु उपसर्ग होता तो अनु पहले आता, या अप उपसर्ग होता तो अप पहले लगा होता, किंतु इन तीनों में से कुछ भी पहले नहीं लगा है। तो दोस्तों बचता है हमारा अति, और अति धन आचार करेंगे तो अत्याचार हो जाएगा, यह संधि आएगी हमारी। यही हमारा सही उत्तर है, अति उपसर्ग आया है अत्याचार में। चलिए देखते हैं 6वां प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा लेखक छायावाद के 4 प्रमुख स्तंभों में शामिल नहीं है? जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, अथवा सुमित्रा नंदन पंत, अथवा मुंशी प्रेमचंद। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, जयशंकर प्रसाद जी को छायावाद का प्रवर्तक कहा जाता है, तो ये तो प्रमुख स्तंभ है ही। इसके अतिरिक्त महादेवी वर्मा ये भी छायावाद से ही संबंधित है, तथा सुमित्रा नंदन पंत भी छायावाद से ही संबंधित है। इनमें जो हमारे मुंशी प्रेमचंद जी हैं, केवल यही हैं
जो छायावाद से संबंधित नहीं हैं। कमेंट में बताइए मुंशी प्रेमचंद का वास्तविक नाम क्या है। कमेंट में बताइए मुंशी प्रेमचंद का वास्तविक नाम क्या है। नीरजा किसकी काव्य कृति है। नीरजा किसकी काव्य कृति है। महादेवी वर्मा, सुभद्रा कुमारी चौहान, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला अथवा सुमित्रा नंदन पंत। इन चारों में से नीरजा किसकी काव्य कृति है। तो मैं आपको बताना चाहूँगी, नीरजा उसी की काव्य कृति है जिसने नीहार की रचना की है। नीरजा उसी की काव्य कृति है जिसने यामा की रचना की है। नीरजा उसकी काव्य कृति है जिसे आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है तथा जिसे यामा पर ज्ञानपीठ पुरस्कार भी प्राप्त है। अब बताइए कमेंट में दोस्तों, क्या है इस प्रश्न का उत्तर। सुभद्रा कुमारी चौहान को वीर रस की कवयित्री कहा जाता है। इन्होंने वीरों का कैसा हो बसंत तथा झांसी की रानी जैसी वीर रस से भरी महत्वपूर्ण कविताएं लिखी हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी को क्रांतिकारी कवि कहा जाता है तथा सुमित्रा नंदन पंत जी को प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है। दोस्तों, महादेवी वर्मा जी हैं जो छायावाद के 4 प्रमुख स्तंभों में से भी एक हैं, जिन्होंने नीरजा की रचना की है, जिन्होंने नीहार की रचना की है, जिन्होंने मेरा परिवार लिखा है, जिन्होंने यामा की रचना की है तथा उस पर ज्ञानपीठ पुरस्कार भी प्राप्त किया है, और वो है हमारी महादेवी वर्मा जी। आइए देखते हैं प्रश्न 8। अधोलिखित शब्द में उपसर्ग कौन सा है। तो दोस्तों, उपसर्ग वो होता है जो किसी भी मूल शब्द के आगे जुड़ता है। उपसर्ग वो शब्दांश होता है जो किसी भी मूल शब्द के आगे जुड़ता है। अब देखिए, अधोलिखित में सबसे पहले क्या लिखा है, अधो। यदि ये अधि होता तो अधि लिखा होता, अनु होता तो अनु लिखा होता, अप होता तो अप लिखा होता, किंतु लिखा क्या है, अधो। यदि अधो लिखा है तो अधो ही तो उपसर्ग होगा। अधि, अनु और अप उपसर्ग नहीं होंगे इसका उपसर्ग होगा अधो। प्रिय प्रवास के रचयिता कौन है। दोस्तों, प्रिय प्रवास के रचयिता जयशंकर प्रसाद जी हैं क्या। नहीं है। इन्होंने तो कामायनी की रचना की है। इन्होंने चंद्रगुप्त और स्कंद गुप्त जैसे नाटक लिखे हैं, कंकाल और तितली जैसे उपन्यास लिखे हैं तथा आंसू और झरना जैसी काव्य कृतियाँ लिखी हैं, और एक महाकाव्य भी लिखा है जिसका नाम है कामायनी, किंतु इन्होंने प्रिय प्रवास को नहीं लिखा है। मैथिली शरण गुप्ती जी की बात करें तो इन्होंने लिखा है साकेत, इन्होंने लिखा है भारत भारती, और इन्हें कहा जाता है भारत का राष्ट्रकवि। रामधारी सिंह दिनकर जी की बात करें तो इन्होंने लिखा है रश्मि रथी, और इन्हें भारत का द्वितीय राष्ट्रकवि कहा जाता है। हम बात कर रहे हैं प्रिय प्रवास के रचयिता की, तो ये हैं हमारे अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी। प्रश्न 10। संधि का शाब्दिक अर्थ क्या है। ये जब भी मैंने आपको संधि पढ़ाई है, मैंने आपको बताया है कि संधि का शाब्दिक अर्थ क्या है। तो कमेंट में जल्दी से उत्तर लिखिए दोस्तों, संधि का शाब्दिक अर्थ वास्तव में क्या है। विभाजन, मेल, परिवर्तन, विस्तार, क्या होगा संधि का वास्तविक शाब्दिक अर्थ। और इसका वास्तविक अर्थ होता है दोस्तों मेल। विभाजन का अर्थ होता है बांटना, जबकि संधि का अर्थ होता है मिलाना। परिवर्तन होता है, किंतु यहाँ पे जो मुख्य अर्थ पूछा है वो मेल है। संधि में परिवर्तन होता है, किंतु संधि का अर्थ परिवर्तन नहीं होता है, ये मेल होता है। परिमल किस कवि की प्रसिद्ध कृति है।
तो दोस्तों, परिमल उस कवि की कृति है जिसने लोकायतन लिखा है। परिमल उस कवि की कृति है जिसे क्रांतिकारी कवि कहा जाता है। सुमित्रानंदन पंत जी को प्रकृति का सुकुमार कवि कहते हैं। जयशंकर प्रसाद जी छायावाद के प्रवर्तक हैं। महादेवी वर्मा आधुनिक युग की मीरा कही जाती हैं। किंतु परिमल लिखा है उसने जिसे क्रांतिकारी कवि कहा जाता है, और वो है हमारे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। अशोक के फूल किस लेखक की प्रसिद्ध रचना है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, महावीर प्रसाद द्विवेदी या मुंशी प्रेमचंद। तो दोस्तों, रामचंद्र शुक्ल जी की रचना है रश्मिमांसा, चिंतामणि। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की रचना है महाकवि माघ का प्रभात वर्णन। तथा आप सरस्वती पत्रिका के संपादक भी रहे हैं। मुंशी प्रेमचंद जी को कलम का सिपाही कहा जाता है। इन्होंने बहुत सारे उपन्यास लिखे हैं, जिनमें गोदान, गबन, सेवा सदन प्रमुख है। अशोक के फूल जिनकी रचना है उनका नाम है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। कोटज, अशोक के फूल इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। अनुशासन शब्द में कौन सा उपसर्ग है? अधि, अनु, अप या सम? उत्तर है अनु। कुरुक्षेत्र के रचयिता कौन है? रामधारी सिंह दिनकर, मैथिली शरण गुप्त, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिओध अथवा सुमित्रानंदन पंत। दोस्तों, आपने ध्यान दिया हो तो कुरुक्षेत्र के रचयिता हम पहले ही पढ़ चुके हैं। कुरुक्षेत्र की रचना उसी ने की है जिसने रश्मि रथी लिखा है। कुरुक्षेत्र की रचना उसी ने की है जिसने उर्वशी को लिखा है तथा जिसे भारत का द्वितीय राष्ट्रपति कहा जाता है, द्वितीय राष्ट्र कवि कहा जाता है। इन्हें भारत का द्वितीय राष्ट्र कवि भी कहा जाता है। अब कमेंट में उत्तर बताइए कि मैं किसकी बात कर रही हूँ। और सही उत्तर है रामधारी सिंह दिनकर। दुर्जन शब्द में कौन सा उपसर्ग है? दुर, सु, नी या परी? तो सबसे स्पष्ट है, इसमें जो उपसर्ग है वो दुर है। चंद्रगुप्त नाटक के रचयिता कौन है? तो दोस्तों, चंद्रगुप्त के रचयिता वही हैं जिन्होंने कामायनी की रचना की है। चंद्रगुप्त के रचयिता वही हैं जिन्होंने स्कंदगुप्त तथा ध्रुव स्वामिनी जैसे अन्य नाटक भी लिखे हैं। चंद्रगुप्त के रचयिता वही हैं जिनको छायावाद का प्रवर्तक कहा जाता है। अथवा मैं कह सकती हूँ कि चंद्रगुप्त के रचयिता वो हैं जिन्होंने आंसू, झरना, लहर जैसी काव्य कृतियाँ लिखी है तथा जिन्होंने कंकाल और तितली जैसे उपन्यास लिखे हैं। आंसर कमेंट करिए दोस्तों। तो सही उत्तर है जयशंकर प्रसाद जी। प्रत्युपकार शब्द में कौन सा उपसर्ग है? प्रति है, प्रा है, उप है या परा है? और उपसर्ग प्रत्युपकार शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है प्रति। पंच परमेश्वर कहानी के लेखक कौन है? तो दोस्तों, पंच परमेश्वर कहानी के लेखक वही हैं जिन्होंने क्या लिखा है? गोदान लिखा है, जिन्होंने गबन लिखा है, जिन्होंने सेवा सदन लिखा है, जिनका उपन्यास मंगलसूत्र है, जिन्हें कलम का सिपाही कहा जाता है, वही हैं
जिन्हें पंच परमेश्वर कहानी का रचयिता माना जाता है? आंसर कमेंट कीजिए दोस्तों। यहाँ पर मैं बात करूँगी फणीश्वर नाथ रेणु जी की, जिनका मैला आंचल प्रसिद्ध है। इनकी रचना है मैला आंचल। अज्ञेय, जिनका पूरा नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। यशपाल जी, जिनकी एक प्रसिद्ध कहानी थी, एकांकी था पर्दा। किंतु हम बात कर रहे हैं पंच परमेश्वर की, तो इसके रचयिता हैं मुंशी प्रेमचंद जी। और एक बात को ध्यान में रखना, कलम का सिपाही यदि बोला है तो मुंशी प्रेमचंद ही होंगे, फिर और कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है। एक बात ध्यान में रख लीजिए, कलम का सिपाही मुंशी प्रेमचंद। सज्जन शब्द में कौन सी संधि है? दीर्घ संधि है, व्यंजन संधि है, गुण संधि है अथवा वृद्धि संधि है? आंसर कमेंट कीजिए। यदि हम सज्जन का संधि विच्छेद करेंगे तो जो आंसर आएगा वो आएगा सत धन जन। सत अर्थात अंत में क्या आया? ता, और ता क्या है दोस्तों? व्यंजन। जन शुरुआत में क्या आया? जा, और जा क्या है? व्यंजन। तो जब दो व्यंजनों की संधि होगी तो संधि भी तो व्यंजन ही हो जाएगी दोस्तों, व्यंजन संधि हो जाएगी। आंसू काव्य के रचयिता, मैं आपको बता चुकी हूँ आंसू काव्य के रचयिता कौन है। इरावती के रचयिता कौन है? तितली और कंकाल जैसे उपन्यासों के रचयिता कौन है? तथा कामायनी के रचयिता कौन है? अथवा छायावाद के प्रवर्तक किनको कहा जाता है? उत्तर कमेंट कीजिए। क्या जयशंकर प्रसाद जी हैं, या सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं, या फिर सुमित्रा नंदन पंत हैं, अथवा रामधारी सिंह दिनकर जी हैं? देखिए, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना कौन सी थी? अभी पढ़ी था ना हमने, परिमल पढ़ी थी। इनकी रचना थी परिमल। सुमित्रा नंदन पंत जी को प्रकृति का सुकुमार कवि कहते हैं। रामधारी सिंह दिनकर जी की रचनाएं हमने पढ़ी उर्वशी, रश्मि रथी तथा कुरुक्षेत्र, और इन्हें भारत का द्वितीय राष्ट्र कवि भी कहा जाता है। हमसे पूछा है आंसू के रचनाकार, तो आंसू के रचयिता हो जाएंगे जयशंकर प्रसाद जी। आंसू, लहर, झरना इनकी प्रमुख काव्य संग्रह हैं। दुर्गम शब्द में कौन सा उपसर्ग है दोस्तों? दुर, अनु, उप या सम? अच्छा, ये प्रश्न दोबारा आया है। यह प्रश्न दोबारा आ गया है। दुर्जन शब्द 15 में भी आ गया। फिर तो आपको उत्तर पता ही है, कमेंट कर दीजिए। झांसी की रानी कविता की रचयिता कौन है? मैं आपको पूर्व में बता चुकी हूँ, फिर भी एक बार प्रश्न आया है तो उत्तर दे दीजिए। महादेवी वर्मा हैं, सुभद्रा कुमारी चौहान हैं, शिवानी हैं अथवा मीराबाई हैं? झांसी की रानी कविता की कवयित्री वो हैं दोस्तों जिन्हें वीर रस की कवयित्री कहा जाता है। महादेवी वर्मा को कहा जाता है आधुनिक युग की मीरा। अभी तक शिवानी और मीराबाई जी से हमने कोई प्रसंग लिया नहीं है। निकट भविष्य में प्रयास करूंगी कि इनकी भी कुछ रचनाएं आपको बता सकूं। किंतु अभी बात हो रही है झांसी की रानी की, तो मैंने आपको बताया जिनको वीर रस की कवयित्री कहा जाता है, जिन्होंने वीरों का कैसा हो बसंत लिखा है, वही है झांसी की रानी की कवयित्री। और दोस्तों इनका नाम है सुभद्रा कुमारी चौहान। प्रत्येक शब्द में कौन सा उपसर्ग है? प्रति, प्र, परा या अनु? सही उत्तर है प्रति। चित्रलेखा उपन्यास के लेखक कौन है? भगवती चरण वर्मा, मुंशी प्रेमचंद्र, अज्ञेय अथवा फणीश्वर नाथ रेणु? देखिए, मुंशी प्रेमचंद को गोदान, गबन
करबला सेवा सदन जैसे उपन्यासों के लिए जाना जाता है। तथा एक और इनकी कहानी अभी हमने पढ़ी थी जिसका नाम था पंच परमेश्वर। फरीश्वरनाथ रेणु जी को मैला आंचल के लिए जाना जाता है। अज्ञेय जी को कितनी नावों में कितनी बार के लिए जाना जाता है। चित्रलेखा के जो लेखक हैं वो हैं भगवती चरण वर्मा जी। अन्याय शब्द में कौन सा उपसर्ग है? अन, अप, अनु या अधि? आंसर कमेंट कीजिए और उपसर्ग हो जाएगा अन। आषाढ़ का एक दिन के लेखक कौन है? मोहन राकेश, धर्मवीर भारती, भीष्म सायनी अथवा लक्ष्मी नारायण मिश्र। धर्मवीर भारती को ठेले पर हिमालय के लिए जाना जाता है। भीष्म सायनी का सबसे प्रसिद्ध जो कृति है वो है तमस। हमसे बात की जा रही है आषाढ़ का एक दिन की, जो की रचना है मोहन राकेश जी की। मोहन राकेश जी की एक और रचना है आखिरी चट्टान। सुगंध शब्द में कौन सा उपसर्ग है? दोस्तों शब्द को ठीक से पढ़ेंगे तो उत्तर भी मिल ही जाएगा। सुगंध। उत्तर को कमेंट में लिखिए। और दोस्तों सुगंध शब्द में उपसर्ग है सु। तमस उपन्यास के लेखक, अभी मैंने आपको बताया था तमस उपन्यास के लेखक कौन है। अभी बताया था मैंने आपको तमस उपन्यास के लेखक कौन हैं। भीष्म सायनी, अमृतलाल नागर, फणीश्वरनाथ रेणु अथवा निर्मल वर्मा। और दोस्तों सही उत्तर है तमस उपन्यास के लेखक हैं भीष्म सायनी जी। अमरूद शब्द का लिंग क्या है दोस्तों? अमरूद शब्द का लिंग बताइए। पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, उभयलिंग है या नपुंसक लिंग है? सबसे पहले तो मैं आपका डाउट क्लियर कर दूं, हिंदी में सिर्फ 2 ही लिंग होते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। उभयलिंग और नपुंसक लिंग आपके कट जाते हैं, रद्द हो जाते हैं। अब आपके पास 2 ही ऑप्शन है, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। अब बताइए अमरूद शब्द का लिंग क्या है, पुल्लिंग है अथवा स्त्रीलिंग है? तो ऐसे समझिए कि अमरूद खाया जाता है या खाई जाती है। जो फल खाए जाते हैं वो पुल्लिंग होंगे और जो खाई जाती हैं वो स्त्रीलिंग होंगे। यदि अमरूद खाया जाता है तो आंसर हो जाएगा पुल्लिंग। आज आपके 29 प्रश्न रहे और 30वां प्रश्न है आपके लिए बोनस प्रश्न, जिसका उत्तर आपको कमेंट में बताना है और साथ ही ये भी बताना है कि आपने कितने प्रश्नों के सही उत्तर दिए हैं। निम्नलिखित में से किस लेखक ने ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त किया है? रामधारी सिंह दिनकर, महादेवी वर्मा, मैथिली शरण गुप्त तथा भारतेंदु हरिश्चंद्र। आंसर कमेंट में लिखिए, मुझे आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। तो दोस्तों मिलते हैं कल एक नई कक्षा में एक नए विषय के साथ। और अभी आपकी कक्षा में चल रही है छंद श्रृंखला। तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो में अंत तक रहने के लिए धन्यवाद। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और देखते रहिए आपका अपना चैनल आचार्य शिक्षा केंद्र, शिक्षा से सफलता तक। नमस्कार।